तो आज की ये टॉक बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड होगी और इसकी उत्पत्ति हमारे पिछले अप्रैल के पहले रविवार को जो हमने एक फर्स्ट संडे क्लब अन्वेषिका का इसकी मीटिंग की थी, डिजिटली लोगों ने अपने अपने घरों से उसको अटेंड किया था, वहाँ से निकल करके आई। तो हमारे मित्र शिक्षक मनीष जी हैं जिन्होंने कि एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक्सपेरिमेंट का वीडियो वहाँ पे देखा गया था। तो मैं उसकी पहले चर्चा करूँगा और उसी के एक्सप्लेनेशन के तहत ये सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो अपने तौर तरीके हैं उनकी चर्चा होगी। वो एक्सपेरिमेंट आप इस लिंक पर जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं और पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद मेरे आगे की कहानी सुनिए तो फिर अच्छा रहेगा। तो मुख्य रूप से अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक रिंग है, एक मेटल की ऐसी रिंग है, सर्कुलर रिंग, और वो सर्कुलर रिंग अपने एक डायमीटर पर उन्होंने कुछ लगा रखा है और यहाँ पर वो इसके सहारे से ऐसे रोटेट कर सकती है। उसको हाथ से पकड़ के रिंग को ऐसे घुमा देते हैं वो, और ये ऐसा रोटेट करती है। और यहाँ पे नीचे में उन्होंने एक नट रखा हुआ है यहाँ पे, और उस नट को ये साधारणतः इस पर फिसल सकता है और इसलिए यहाँ आकर के टिकेगा वो सबसे नीचे अगर आप वर्टिकल रखेंगे तो। और जब इसको ऐसा घुमाते हैं तेज़ी से तो ये नट ऊपर उठता है और फिर कितनी भी तेज़ी से आप घुमाएं वो यहाँ आकर के वो इससे ऊपर नहीं उठता। उस वीडियो में जितनी तेज़ी से वो घुमा रहे हैं हर बार वो यहीं आकर के रुकता है। इसको इस तरफ रखेंगे तो ये यहाँ आकर के रुकेगा, इस तरफ रखेंगे तो यहाँ आकर रुकेगा। और इसको वर्टिकल नहीं रख करके उन्होंने उसको हॉरिजॉन्टल भी रखा है, कुछ इंक्लिनेशन पर भी रखा है इस एक्सेस को, फिर भी जब भी उसको घुमाते हैं तो वो यहीं जा कर के रुकता है। और अगर इसको ये घुमा रहे हैं तेज़ी से तो फिर ये नट यहाँ से उठ करके और यहाँ आकर के टिकता है और यहीं पे ऐसा 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 घूमता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। और जब हम इसमें से सवाल करते हैं कि ये क्यों उठा, अगर हमने इसको वर्टिकल ऐसे रखा हुआ है तो सबसे नीचे शुरुआत के अंदर में था, लेकिन घुमाया तो उठ करके यहाँ पहुँच गया। तो अमूमन सभी का जवाब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से ये उठा, ऐसा हुआ। डिटेल्स में जाने पर कई सारी जो के भ्रम हैं वो सामने आते हैं, लेकिन पहला जवाब बहुत सिंपल है और सही भी है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से यहाँ पे उठा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से कुछ हो गया। सबसे पहले तो हम लोग इसी सेंटेंस के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसको सूडो फोर्स की श्रेणी में रखा जाता है। कई प्रकार के सूडो फोर्स होते हैं, ये भी एक प्रकार का सूडो फोर्स कहा जाता है। हिंदी में उसको छद्म बल कहते हैं। और शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए। छद्म बल हिंदी में अगर किसी को कुछ कहा जाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं धोखा है। छद्म का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं पर कुछ धोखा है, कुछ गड़बड़ है। तो ये जितने सूडो फोर्सेस होते हैं, कहे जाते हैं, वो होते हैं ही नहीं, कहे जाते हैं, वो लगाए जाते हैं, लगते नहीं है। किसी चीज़ के ऊपर, वो किसी वस्तु के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स लगते नहीं है, इसलिए तो उनको सूडो कहते हैं। लगता है कि जैसे लग रहे हों, लेकिन वो लगते नहीं हैं। तो वो सारा लगने वाला जो काम है वो हम लोग अपने कॉपी और कलम पे करते हैं, चौक और डस्टर पे करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे करते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन आप देख रहे हैं, उसके ऊपर कोई सूडो फोर्स नाम की चीज़ लगती ही नहीं है। अब ये जो नट है कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, उस पर जो बल लग रहे हैं, हर बल के बारे में आप पूछ सकते हैं किस पर लगा, किसने लगाया। इतना तो पूछ ही सकते हैं ना किसी भी बल के बारे में कि किस पर लगा, किसने लगाया, किस दिशा में लगाया, कितने मैग्नीट्यूड का लगाया। तो इस पर बल लगाने वाला कौन? ये जो रिंग है ये लगा सकती है। इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा सकती है। धरती है वो कुछ इसको वेट ऐसा लगा सकती है। फिर ऊपर अगर ये स्लिप कर रहा हो तो कुछ फ्रिक्शन ऐसा लगा सकते हैं, या स्लिप करने की कोशिश कर रहा हो तो कुछ फ्रिक्शन ऐसा लगा सकते हैं। और कौन है जो इस नट को के ऊपर फोर्स लगा सकता है? रिंग इससे सटी हुई है तो रिंग नॉर्मल लगा सकती है,
और फ्रिक्शन लगा सकती है। फिर धरती माता तो सभी को खींचती है, तो इसको भी खींचेगी ही, तो वो लगा सकती है। और है ही कौन जो इसके साथ संपर्क में हो, या नहीं संपर्क में हो तो थोड़ा दूरी से लगाए, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए जो इसके ऊपर फोर्स लगाए। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोई भी सूडो फोर्स होता तो है ही नहीं। तब उसकी सारी चर्चाएं इसलिए होती हैं कि अगर हम इसके मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम अगर लैब में देख रहे हैं कि ये घूम रहा है और लैब से ही सारा काम करने की कोशिश करें, न्यूटन के नियम लगाने की कोशिश करें F बराबर m, तो चीज़ें गणित बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए हमें एक आसान तरीका उपलब्ध है कि हम लैब के फ्रेम में नहीं जा कर के इस घूमते हुए रिंग के फ्रेम में चले जाएं, जो कि न्यूटन के नियम वहां पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे फ्रेम में हम जा रहे हैं। रिंग के फ्रेम में जब हम जा रहे हैं और रिंग ऐसा घूम रही है, तो वहां न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और उस फ्रेम में जाकर के जितने अपने ये सब असली वाले फोर्स हैं वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा वो जो धोखे वाला फोर्स है, छद्म बल जिसको कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं, वो हम अपने कागज के ऊपर अपनी कलम से लगाते हैं, उस पर लगता है नहीं। लेकिन हम मानते हैं कि हाँ कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स है, और तब न्यूटन के नियम के अनुसार, इक्वेशंस के अनुसार उसकी एनालिसिस करते हैं। तो जो हमने गलत फ्रेम चूज़ किया है जिसमें न्यूटन के नियम वैलिड ही नहीं है, तो उसकी भरपाई हम करते हैं, ये जो नहीं लग रहा है उसको लगता हुआ बोल करके और मिला करके फिर उन्हीं इक्वेशंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी भाषा के अंदर में हम लोग ये व्याकरण ज़रूर समझ लें कि जब हम कहते हैं कि किसी पर, इस पर ये सूडो फोर्स लग रहा है या इस पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए अपने मन के अंदर में कि हाँ हम क्या कह रहे हैं। लग रहा नहीं है लेकिन हम लगा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लगाने के बाद, न्यूटन के इक्वेशंस का इस्तेमाल करने के बाद सही परिणाम मिलते हैं। तो सही परिणाम आसानी से मिल जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये सबसे पहली बात जानने की है। फिर व्याकरण थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम रिंग के फ्रेम में चले गए हैं तो सारे काम रिंग के फ्रेम से होने चाहिए, सारी बातें रिंग के फ्रेम से होनी चाहिए। अगर ये नट यहाँ पहुँच गया है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, और ये घूम रहा है, तो अगर हम लैब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रिंग घूम रही है, रिंग के ऊपर नट भी घूम रहा है, उसके साथ साथ ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर हम रिंग के फ्रेम में चले गए हैं तो फिर हम रिंग के ही फ्रेम में रहना चाहिए हमें। रिंग घूम रही है, ये गलत व्याकरण हो जाएगी। अगर हम रिंग के फ्रेम में हैं तो रिंग घूम रहा है, घूम रही है, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो ये गलत बात हो जाएगी। रिंग के फ्रेम में रिंग तो हमेशा स्थिर होनी ही है। और अगर रिंग स्थिर है, ये रिंग अगर स्थिर है, रिंग के फ्रेम में हम जा चुके हैं, तो फिर ये नट भी स्थिर है, क्योंकि इधर उधर तो ये जा नहीं रहा, खिसक रहा नहीं है। और ऐसा वाला घूमना तो रिंग के अंदर में, ऐसा वाला घूमना तो कुछ है ही नहीं। रिंग के फ्रेम में तो रिंग स्थिर होती है, तो इसलिए ये भी स्थिर है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं बोलना। ये सर्किल में घूम रहा है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये दोनों बात एक साथ नहीं बोलना। अगर वो सर्किल में घूम रहा है तो इसका मतलब आप लैब के फ्रेम से बात कर रहे हो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ऐसा बोल रहे हो तो आप रिंग के फ्रेम से बात कर रहे हो। एक ही सेंटेंस में दो दो फ्रेम। या तो आप सारा काम लैब से करो, सारी भाषा लैब से अपनी ठीक करो, और या तो फिर सारी भाषा अपने रिंग के फ्रेम से ठीक करो। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न कह लीजिए, या ओवरलुक हो जाता है ये पॉइंट। हम अक्सर कहते हैं सूरज के चारों बगल पृथ्वी घूमती है इसलिए पृथ्वी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, या हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है इसलिए उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये बिल्कुल भाषा गलत है। हाँ, जो फ्रेम चूज कीजिए, पूरा सेंटेंस कम से कम उसी से बोलिए। तो रिंग के फ्रेम में हम चले गए हैं, और रिंग के फ्रेम में जो हमें एक्स्ट्रा सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर वो नट कहीं पर रिंग के फ्रेम में स्थिर हो गया है तो, अगर उस पर भी अभी ऊपर नीचे कर ही रहा है तो फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्थिर हो गया, जैसा आप उस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ आने के बाद वो स्थिर हो गया, रिंग के फ्रेम में अब ये कहीं नहीं जा रहा,
यानी इस रिंग के फ्रेम में ये स्थिर है, ये अपनी जगह पर है, इसमें मोशन नहीं है, ये एट रेस्ट है ये। तो वैसी हालत में हमें एक सूडो फोर्स केवल लगाना होता है और वो सूडो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल। कितना और किस दिशा में, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि कितना किस दिशा में का क्या मतलब है। किस सर्कल में वो चल रहा है, लोग उसका रेडियस ढूंढते हैं, उसका केंद्र ढूंढते हैं और केंद्र से बाहर की तरफ ऐसा खोजते हैं। तो वैसा नहीं है, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लैब के फ्रेम में जब हमने रिंग घुमाई तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखिए और वहां से आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है उसको देखिए, उस लाइन से वो कितनी दूरी पर है उसको देखिए। तो अगर ये यहाँ पर है तो वैसी हालत में इसको हम इस एक्सिस से, इसकी दूरी जो है ये r है, रिंग के फ्रेम में ये इस एक्सिस से r दूरी के ऊपर स्थिर है, ये सर्कल में नहीं चल रहा है। तो ये ओमेगा यहाँ पे हमने इस रिंग की एंगुलर वेलोसिटी लिखी है लैब के फ्रेम में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है मास किसका, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे जो नट है उसका मास, ओमेगा किसका, फ्रेम का, नट का नहीं, फ्रेम का। नट भी उसी ओमेगा से लैब फ्रेम में घूम रहा है, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन मूल रूप से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहे हैं उसमें जो ओमेगा है वो इस फ्रेम के घूमने की दर है और उसका स्क्वायर और फिर आर क्या, डिस्टेंस, वो जिस सर्कल पे चल रहा है उसका रेडियस, ऐसा याद नहीं करना, भले ही वो हो जाए वैसा। ये परिभाषा के अंदर में या जो रखने से ठीक ठीक अंत में परिणाम निकलने वाले हैं उसमें ये है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसका रोटेशन, फ्रेम का। आप रोटेटिंग फ्रेम में हैं तो वो जो रोटेशन हो रहा है उस फ्रेम का, वो यहाँ भी रिंग का महत्व उतना नहीं है जितना कि उस फ्रेम का है। हमने जो एक्स वाई जेड एक्सेस बनाए होंगे, कुछ एक्स एक्सेस बनाया होगा, कुछ वाई एक्सेस बनाया होगा, कुछ जेड एक्सेस बनाया होगा, ये पूरे एक्स वाई जेड एक्सेस रोटेट कर रहे हैं, मेरा फ्रेम रोटेट कर रहा है। तो ये दिस इंटू दिस ये इतना अपकेंद्र बल का मैग्नीट्यूड। दिशा किधर, अवे फ्रॉम दी सेंटर नहीं, अवे फ्रॉम दी एक्सिस, वही एक्सेस जो यहाँ एक्सेस है, ये यहाँ पर घूमने का ये एक्सेस है, इससे कितनी दूर पर मेरा ऑब्जेक्ट है वो है ये r, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये चीज़ अपने को बेसिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानने की है। और यहाँ अगर हम इसको अप्लाई करें तो पहले हम देखें कि अगर हमने इसको इस रिंग के ऊपर, अब हम रिंग के फ्रेम में हैं, अब मेरी रिंग नहीं घूम रही है और ये लाइन है और रोटेटिंग फ्रेम मेरा ऐसा घूम रहा होगा, यहाँ हम रख के चलते हैं। मान लीजिए किसी समय नट यहाँ पर है, यहाँ रुक सकता है क्या, हम ये देखने की कोशिश करें हम यहाँ रुक सकता है क्या। उस वीडियो में यहाँ पे रुका हुआ दिखाया नहीं गया है, जब भी घुमाते हैं तो वो हमेशा यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हम एक जनरल लेके चलते हैं कि मान लो इसको यहाँ रुक सकता है क्या, अगर यहाँ रुकना है तो उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो केंद्र से आप इसको मिलाएं और इस एंगल को कुछ थीटा बोलें और इस पर लगने, इस नट पर लगने वाले और हमारे द्वारा लिखे जाने वाले छद्म बल सबको यहाँ पर दिखाएं। तो क्या क्या हैं, सबसे पहले एक mg, इसका अपना वेट, रियल फोर्स। इसके बाद है इस दिशा के अंदर में नॉर्मल फोर्स n। उसके बाद है फ्रिक्शन, अगर ये इसको स्लिप करना होगा तो इधर भी स्लिप कर सकता है, उधर भी स्लिप कर सकता है।
क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ आकर के कभी स्थिर हो जाता है और हम मान के चल रहे हैं कि नहीं नहीं इसको लुढ़क के यहाँ आना चाहिए, तो पता नहीं। तो जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार इस टेंजेंट के डायरेक्शन में, इस टेंजेंट के डायरेक्शन में या तो इधर या तो इधर एक फ्रिक्शन का फोर्स, ये इतने तो सचमुच के फोर्स हैं। ये रिंग पर चूंकि ये फिसल रहा है या फिसलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये फ्रिक्शन ये रिंग लगा रही है। जिस फोर्स के लिए आपको ये जवाब मिल जाए कि ये कौन लगा रहा है, वो सचमुच का फोर्स है, वो असली फोर्स है। और जिसके लिए वो जवाब नहीं मिले कि कौन लगा रहा है, तब सोचना कि वो धोखे वाला फोर्स है। तो ये रिंग लगा रही है, ये रिंग लगा रहा है, उसको दमाग जो नट है वो उसको प्रेस कर रहा है, तो रिंग उसको प्रेस कर रही है उल्टा, ये है। धरती जो है सो वेट लगा रही है। इसके बाद इस एक्सिस से अगर हम इसको देखें तो ये एक्सिस से ये है अवे फ्रॉम द एक्सिस का डायरेक्शन, इधर में m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये डायग्राम बनता है। ये कौन लगा रहा है? जिसके हाथ में चौक है वो लगा रहा है। इस नट के ऊपर ये जो फोर्स लगाया गया, ये मैंने लगाया है, ये रिंग ने नहीं लगाया, ये धरती ने नहीं लगाया, किसी वस्तु ने नहीं लगाया। यही है धोखे वाला फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब थोड़ी सी एनालिसिस को हम आसान करते हैं और ये मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन बड़ा कम है और इसलिए फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ये इनविटेशन है सभी को कि आप ये सारी चीज़ जो हम एजम्पशंस मान रहे हैं उनको आप एक एक रिमूव करते चलिए और जनरल केस की एनालिसिस आप करें। तो इसको हमने कर दिया नेग्लेक्ट। और दूसरा हमने ये मान के चला कि हम इसको यहाँ पे स्थिर करना चाहते हैं, हो सकता है क्या, या नहीं ये यहीं जा कर के स्थिर होगा, बीच में कहीं नहीं हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पे स्थिर है तो ये रेस्ट में है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो सारे फोर्सेस मिलकर ज़ीरो होने चाहिए। तो आप इसके टैंजेंट की दिशा में और इस नॉर्मल की दिशा में कंपोनेंट्स लिख लीजिए सारे। मोशन अगर होना है तो इधर इधर इक्विलिब्रियम ही है, सभी मिलकर ज़ीरो हैं। तो इधर में अगर हम कंपोनेंट लिखते हैं इस दिशा में, तो इस साइड में है n और इसका भी कंपोनेंट इधर होगा और इसका भी कंपोनेंट इधर होगा, और ये एंगल है थीटा। देखो ये एंगल यहाँ थीटा है, तो ये एंगल यहाँ थीटा है। तो mg का कंपोनेंट बनेगा mg इंटू कॉस थीटा, ये mg का कंपोनेंट बना यहाँ पे, और इसका कंपोनेंट आप लिख लें तो प्लस m ओमेगा स्क्वायर r और फिर साइन थीटा। ये एक इक्वेशन बनता है। इससे हमें n का मान पता चलेगा अगर ज़रूरत हुई तो। लेकिन मेरा जो असली काम वाला इक्वेशन है वो इधर की तरफ आई है। इधर की तरफ आते हैं तो इस n का कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट होता है और रेडियस, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इस n का इधर कोई कंपोनेंट आने वाला है ही नहीं इस लाइन पे। इसका कंपोनेंट इस तरफ और इसका कंपोनेंट इस तरफ, ऐसा इस लाइन के अलॉन्ग हम ले रहे हैं। तो mg का कंपोनेंट लेंगे तो वो इस तरफ बनेगा, इसका कंपोनेंट इस लाइन की तरफ लेंगे तो वो इस तरफ बनेगा, तो उन दोनों को बराबर होना चाहिए। इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या बनेगा, mg इंटू साइन थीटा, ये बनेगा। और उसका कंपोनेंट उधर लेंगे तो ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और ये एंगल देखिए ये थीटा है यहाँ पे, तो ये भी थीटा ही हो गया, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो फिर कॉस थीटा, ऐसा ये बन गया अपनी कहानी। और फिर आप यहाँ से इस m और इस m को हटा दे सकते हैं और tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा, इस कॉस थीटा को इधर ले आए हम, तो tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई जी। ओके, अब ये जो छोटा r है यहाँ पे, वो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। जब आप m ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और इस रिंग का रेडियस ये कैपिटल R है। तो हम इसको कैपिटल R में लिख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे रखने से ये R भी अलग अलग होगा। तो हम उसको लिखें तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू साइन थीटा, वो यहाँ लिख लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू
या साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू छोटा आर यानी बड़ा आर इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई जी। तो क्या बना, पलट दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर। ये कंडीशन अगर आप कोई खास ओमेगा लेते हैं उतने से उसको नचाते हैं उस रिंग को। ओमेगा को भी आप फ्रीक्वेंसी में लिख लीजिए क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की कल्पना करना थोड़ा कठिन है और एक सेकेंड में कितने चक्कर लग रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी की कल्पना करना ठीक है। जी बाई ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ लिखिए, न्यू लिखिए, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कैपिटल आर। तो आप कितनी फ्रीक्वेंसी से उसको ना चाहते हैं उसके अनुसार ये थीटा तय हुआ कि कहाँ जा करके वो स्थिर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं इसके ऊपर, जी रफ कैलकुलेशंस, एक आइडिया मिले। जी यानी 10, सारा काम एसआई में। 4 पाई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 10, 3.14 इंटू 3.14, कुछ 9.9 वगैरह टाइप की चीज़ निकल करके आएगी। तो पाई स्क्वायर इज 10। फ्रीक्वेंसी तो हमारे हाथ में है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। रिंग का रेडियस आपको वो चित्र देख करके नज़र आया होगा कि वो कितना है, 30 सेंटीमीटर टाइप ले सकते हैं या 25 सेंटीमीटर टाइप, ऐसा कुछ होगा। तो 30 ले लेते हैं, 0.3 मीटर्स। तो ये सारे काम हमने कर लिए किस में, एसआई यूनिट्स में। 10 को 10 से हटा दीजिए। 4 ये 1.2 है, इसको भी आप 1 ले लो, 25 सेंटीमीटर का ले लो, 1 हो जाएगा। रिंग का रेडियस 25 सेंटीमीटर, नॉट बैड। तो ये भी 1 हो गया। तो यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब ये आप फ्रीक्वेंसी बदलिए, 1 रोटेशन पर सेकेंड दीजिए तो थीटा कितना बनेगा। तो आप देखो, अगर आपने इसको 1 रख दिया, 1 रोटेशन पर सेकेंड आपने दे दिया, विच इज 60 आरपीएम, राइट, 60 रोटेशंस पर मिनट। तो अगर आपने 60 रोटेशंस पर मिनट पर कर दिया तो ये 1 होगा। और कॉस थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 है। और अगर उससे भी छोटा कर दिया हमने, तो अगर हमने 60 आरपीएम से भी कम में नचाया तो ये क्वांटिटी, ये 1 से अगर कम है तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा और आपको कोई भी थीटा मिलने वाला है नहीं, यानी वो नीचे ही पड़ा रहेगा। तो ये मत सोचना कि हम हल्के से घुमाएंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, नहीं उठेगा, वो नीचे ही पड़ा रहेगा। और यहाँ जो फोर्सेस हैं इसके, जहाँ वो टिका हुआ है, वो भी उसके अंदर में प्ले में आएंगे और ये इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे। तो आप बहुत हल्के से घुमाओगे तो जरा भी नहीं चढ़ेगा, और थोड़ा बढ़ाओगे तो भी नहीं चढ़ेगा, और थोड़ा बढ़ाओगे तो भी नहीं चढ़ेगा। जब आप 1 रोटेशन पर सेकंड पे आओगे तब जाकर के ये थीटा बराबर 0 वाली परिस्थिति आएगी। तब वो जो एक्सेल है, वो जो उसको उस पर फोर्स बचा लगा करके उसको वहाँ रखे हुए था, वो उसका असर खत्म होगा और वहाँ से चलने की कोशिश करना शुरू करेगा। उसके बाद फिर आप बढ़ाते जाओ और ये थीटा आपको, कॉस थीटा जो है वो आपको मिलता जाएगा, 0 से बड़ा होता जाएगा। ये चीज़ छोटी होती जाएगी और ये चीज़ जो थीटा है वो बढ़ता जाएगा। आप बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 0, ऑलमोस्ट 0 पहुंचाओगे आप। और जब ये 0 पहुंचाओगे तब ये थीटा जो है वो 90 बनेगा। तो जब f जो है इट इज लेस देन 1, नो थीटा, f इक्वल टू 1, वहां से शुरू हुआ थीटा बराबर 0, और f बहुत बड़ा, लार्ज, वेरी लार्ज, जब ये बहुत बड़ा कर दो, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाए, कॉस थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तब थीटा बराबर 90 डिग्रीज। उससे ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, उससे ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। तो मैंने एक एक्सेल शीट के ऊपर कैलकुलेशंस किए हैं
और अलग अलग रोटेशन की फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग थीटा का क्या मान होता है, ये मैंने किया हुआ है। तो ये है मामला। चूँकि हम लोग आँख से देख के काम कर रहे हैं तो 89 डिग्री और 85 डिग्री और 90 डिग्री में हम लोग कुछ फ़र्क कर नहीं पाएंगे। तो आप ये सोच लो कि जहाँ 80 वगैरह आ गया है जिस थीटा पे, उसके बाद से वो सब हमें 90 ही नज़र आएगा। कितना भी उसको बढ़ाते जाओ, ज़रा ज़रा सा आगे बढ़ेगा तो हमें सब लगेगा कि वो वहीं पर है। तो ये इसकी पूरी कहानी है। और आप सबको निमंत्रण है कि आप इसको और बढ़िया से इसका कैलकुलेशन कीजिए, फ्रिक्शन को भी लेकर के आइए, ये यूनिट बनाने की कोशिश कीजिए और उस यूनिट में अलग अलग रेडियस लीजिए और ये देखिए कि आपके रेडियस के अनुसार हम इसके कितने आसपास हैं। अगर हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके ये किया है तो इससे थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन होगा वही, एक कोई खास 60 आरपीएम नहीं आएगा, शायद कम ज़्यादा कुछ है। तो आप उस प्रकार से करके और इसको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ठीक है, वो उससे शुरुआत के अंदर में ये नहीं फिसलता है और फिसलता है। तो आप अपने अलग अलग किस्म के ऑपरेटर्स बनाइए और उसके बाद इन सारी एनालिसिस को आप उससे वेरीफाई कीजिए और इसमें से एक बढ़िया आर्टिकल बनाइए।